उसको मिले। फ्रेंड्स, there are four kinds of physical quantities can be available in world of physics: vectors, scalars, tensors and phasors. यहाँ पे हमको सिर्फ वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर्स? फंडामेंटली वी कैन से दैट द फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, जो फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, ओनली magnitude is required, direction does not required. Only magnitude is required, direction does not required, is said to be vectors. लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, जो फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए, बोथ आर रिक्वायर्ड, इज सेड टू बी वेक्टर्स। जो फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, इज सेड टू बी वेक्टर्स। यहाँ पर हम स्केलर और वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। जैसे कंसीडर करो कि आपको आपने खिचड़ी बनाने के लिए गैस पे रखी हुई है और आप मम्मी ने आपको ऐसा बोला कि 10 मिनट तक उसके उबालने के लिए रखना है। 10 मिनट, वहां पर 10 मिनट इज अ टाइम, और टाइम कभी भी वेक्टर नहीं होता। आप कोई भी डायरेक्शन में गैस रख के उसको 10 मिनट तक बॉईल करोगे, खिचड़ी पकने वाली है। अल्टीमेटली वहां पर डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है, जो फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, बी स्केलर क्वांटिटी, और जिसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चाहिए, सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को मैं यहाँ पर वेक्टर और स्केलर में क्लासिफाई करता हूं, जो आप यहाँ पर ध्यान से समझना। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को मैं वेक्टर और स्केलर के अंदर क्लासिफाई करता हूं। जैसे खास याद रखना, डिस्टेंस या पाथ लेंथ, डिस्टेंस या पाथ लेंथ इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस या पाथ लेंथ is a scalar quantity, but displacement is a vector quantity. Speed is scalar, but velocity is a vector. Speed is scalar, but velocity is vector. Apart from that, acceleration, momentum, force, and well, area is also a vector quantity, but fundamentally work, any kind of energy, time, mass, these all are scalar. Apart from that, mind well, weight is a vector quantity. ये ऐसे क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। वेट हमको लगता है कि स्केलर होगा, लेकिन वेट स्केलर नहीं है, वेट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तो these are the basic fundamental classification between scalars and vectors. These all are considered as scalars and these all are considered as vectors. इसके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको आप स्केलर्स और वेक्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कोई भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। Here we are discussing about representation of vectors. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है। जैसे कंसीडर करो कि आपको एक वेक्टर प्लॉट करना है। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो तुरंत आप अपना साउंड ओपन करके अनम्यूट होके तुरंत मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये हमको समझ में नहीं आया। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मुझे यहाँ पर कंसीडर करो, यहाँ पर मुझे अहमदाबाद टू अहमदाबाद,
मुंबई का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लॉट करना है, अगर मुझे अहमदाबाद टू मुंबई का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लॉट करना है, अहमदाबाद टू मुंबई का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे प्लॉट होगा? फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर मुझे अहमदाबाद टू मुंबई का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लॉट करना है, तो वेक्टर के लिए तो आप सबको पता है कि मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। अहमदाबाद टू मुंबई के केस में अहमदाबाद टू मुंबई का डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप अहमदाबाद से मुंबई जाते हो तो टोटल आपको कितना किलोमीटर कवर करना पड़ता है? सपोज कर लो कि आपको 500 किलोमीटर कवर करना है और उसका डायरेक्शन कौन सा होगा? अगर हम मैप में देखने जाए तो मैप के ऊपर अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन में जाना पड़ता है, टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन में जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मुझे अहमदाबाद टू मुंबई का वेक्टर प्लॉट करना है, अहमदाबाद टू मुंबई का वेक्टर कैसे प्लॉट होगा? तो सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता है और ये पॉइंट को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। जहां से आप वेक्टर को स्टार्ट कर रहे हो वो पॉइंट को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर मैंने ए नाम का एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद आपको क्या करना है? रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद आपको साउथ डायरेक्शन में आपको साउथ डायरेक्शन में एक लाइन सेगमेंट प्लॉट करना है जिसकी लेंथ 500 किलोमीटर होनी चाहिए। लेकिन बेटा इज क्वाइट ऑब्वियस, मैं यहाँ पर 500 किलोमीटर लेंथ वाला यहाँ पर मैं 500 किलोमीटर लेंथ वाला वेक्टर तो प्लॉट कर नहीं सकता, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इक्वल सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर का एक रेशियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 10 सेंटीमीटर लेंथ वाला अगर वेक्टर लाइन सेगमेंट प्लॉट करूंगा तो इट इज रिप्रेजेंटिंग 500 किलोमीटर, इट इज टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन मतलब नीचे का डायरेक्शन जो एरो से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पर अगर मैं फाइनल पॉइंट मुंबई का एम लिख देता हूँ, दिस विल बिकम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, दिस इज बिकम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई। अगर ये वेक्टर की लेंथ, कोई भी वेक्टर की लेंथ अगर आप मेजर करते हो तो लेंथ ऑफ एनी वेक्टर represent length of any vector represent magnitude of the vector, length of any vector represent magnitude of vector, and जो एरो का साइन है, साइन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो represent direction of the vector, it is representing direction of the vector, it is representing direction of vector, mind well। यहाँ पर जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट को बोला जाता है टेल ऑफ द वेक्टर, एंड एम पॉइंट को बोला जाता है हेड ऑफ द वेक्टर। ए को बोला जाता है टेल ऑफ द वेक्टर, एम पॉइंट को बोला जाता है हेड ऑफ द वेक्टर। फ्रेंड्स यहाँ पर टेल और हेड के बारे में डिस्कशन करने के बाद आपको पता चल गया ना कि कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नीट्यूड डिसाइड करने के लिए उसकी लेंथ और एरो का साइन उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। दिस इज सेड टू बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर्स, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले अलग अलग टाइप के वेक्टर्स मैं यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। देखो कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेम वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स,
इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। कंसीडर करो कि मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर ये है जिसको मैंने नाम दिया ए, और यहाँ पर मैं दूसरा वेक्टर सिलेक्ट करता हूँ। कंसीडर करो कि ये एक दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर बी। आप देख सकते हो कि दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट। So fundamentally you can say that the vectors having same magnitude and same direction, vectors having same magnitude, vectors having same magnitude and same direction, same magnitude and same direction are said to be equal vectors, said to be equal vectors। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। फंडामेंटली यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। माइंड वेल, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप सिंपली ए इक्वल टू बी ऐसा भी लिख सकते हो। अगर आप विदाउट साइन ऑफ वेक्टर अगर सिंपली ए और बी लिखते हो, इट इज रिप्रेजेंटिंग देयर रेस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड्स। या किसी को ऐसा भी लिखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए is equal to magnitude of vector b, then also it is possible। कोई भी वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर इक्वल है, then they are considered as equal vectors। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। चलो, इक्वल वेक्टर्स के बाद मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, इक्वल वेक्टर्स के बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। इक्वल वेक्टर्स के बाद नेगेटिव वेक्टर्स। देखो, इक्वल वेक्टर के बाद नेगेटिव वेक्टर्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मैं ऐसा बोलता हूं कि कंसीडर करो कि ये वेक्टर ए है, कंसीडर करो कि ये वेक्टर ए है, और कंसीडर करो कि ये वेक्टर बी है। लेकिन आप देख सकते हो कि बी वेक्टर का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वेक्टर ए ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेक्टर बी वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वेक्टर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, बट आप देख सकते हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों की लेंथ सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम है। इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैविंग equal magnitude but exactly opposite direction, are said to be negative vectors of each other, negative vectors of each other। वेक्टर्स हैविंग इक्वल, यहाँ पर अगर दो वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स है तो वेक्टर ए इक्वल टू माइनस बी या बी इक्वल टू माइनस ए बोल सकते हो। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि दो वेक्टर्स अगर नेगेटिव वेक्टर्स है तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। माइंड वेल, अगर वो इक्वल वेक्टर्स है तो इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा ऑलवेज 0 डिग्री होता है, लेकिन अगर नेगेटिव वेक्टर्स है तो उनके बीच का एंगल थीटा 180 डिग्री होता है। नेगेटिव वेक्टर्स के बाद मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ पैरेलल वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स के बाद मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ पैरेलल वेक्टर्स। और पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब होता है, अगर कंसीडर करो कि मेरे पास दो वेक्टर्स है, कंसीडर करो कि मेरे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और थर्ड वेक्टर सी है,
तो आप देख सकते हो कि सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, उनका मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, उनकी लेंथ चाहे कुछ भी हो, लेकिन दे all representing same direction, then they can be considered as parallel vectors of each other. If vectors are in same direction, then they can be, they are said to be parallel vectors of each other. Parallel vectors of each other. यहाँ पर मैं वेक्टर A is parallel to वेक्टर B is parallel to वेक्टर C ऐसा बोल सकता हूँ। पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कंपलसरी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। इक्वल वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑलवेज थीटा इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ अब नए टाइप का वेक्टर विच इज सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स टू ईच अदर। अब मुझे डिस्कशन करना है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखो एंटी पैरेलल वेक्टर्स कैसे होते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कैसे होते हैं? फंडामेंटली यू कैन से दैट वेक्टर्स which are exactly representing opposite direction, magnitude चाहे कितना भी है, but if they have the vectors having exactly opposite direction, then they can be considered as anti-parallel vectors to each other. Anti-parallel vectors to each other. देखो फ्रेंड्स यहाँ पर भी एंटी पैरेलल भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए उनके बीच का एंगल भी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियन जितना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल डिसाइड करना है, फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए दोनों वेक्टर्स को सेम पॉइंट पर रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। दिस इज द वेरी फंडामेंटल थिंग। कंसीडर करो कि अगर ये वेक्टर ए है, कंसीडर करो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर मुझे यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करके वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करो। उसके बाद आपको वेक्टर बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि जिससे वेक्टर बी का टेल भी वेक्टर ए के टेल के साथ मैच होना चाहिए। ऐसे केस में ये जो एंगल बनेगा, दिस इज सेड टू बी एन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोलो कोई डाउट है? नो सर। नहीं है? देखो मैं यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। कंसीडर करो कि मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, भाई ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। मैंने रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दो वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो आप बताओ मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा? तो 90% स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो ये एंगल को वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कंसीडर कर लेते। एक्चुअल में मैंने अभी लॉजिकली आपको समझाया कि कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको डिसाइड करना है तो दोनों वेक्टर का टेल सेम पॉइंट पर होना जरूरी है। इसलिए मैंने वेक्टर बी को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा। अब जो एंगल मिलेगा दैट इज सेड टू बी एन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझना। अब मेरी बात यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझना।
बेटा मुझे यहाँ पर वेक्टर, दो वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन करना है या वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना है। अगर मुझे दो वेक्टर का एडिशन या दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वेक्टर्स का एडिशन या वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन करने के लिए दो वेक्टर्स का एडिशन या वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए जो मेथड होती है वो मेथड को बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। उसको बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर मुझे यहाँ पर दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है या वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए मुझे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स करना पड़ेगा। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब इधर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। कंपोजिशन का मतलब होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। वेक्टर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है? उसके लिए हमारे पास दो फंडामेंटल मेथड्स है। दो फंडामेंटल मेथड्स है। एक मेथड का नाम है, एक मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड, एक का नाम है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और दूसरी मेथड का नाम है एनालिटिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। एक मेथड का नाम है एनालिटिकल मेथड, अरे सॉरी ग्राफिकल मेथड, और दूसरी मेथड का नाम है अलजेब्रिक और एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में भी बेटा हमारे पास दो मेथड्स है। ग्राफिकल मेथड में भी हमारे पास दो मेथड्स है। एक मेथड को बोला जाता है मेथड ऑफ ट्रायंगल, एक को बोला जाता है मेथड ऑफ ट्रायंगल, और दूसरी मेथड को बोला जाता है, एक को बोला जाता है मेथड ऑफ ट्रायंगल और दूसरे को बोला जाता है मेथड ऑफ पैरेललोग्राम, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। तो मेथड ऑफ ट्रायंगल एंड मेथड ऑफ पैरेललोग्राम में से आज हम सबसे पहले सीखने वाले हैं मेथड ऑफ ट्रायंगल। तो उसके ऊपर से हम बहुत ही बड़ा एक रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। मेथड ऑफ ट्रायंगल पहले तो सीखते हैं कि क्या है। आपको वेक्टर का टेल क्या होता है, वेक्टर का हेड क्या होता है, ये सब पता है। वेक्टर का हेड क्या होता है, वेक्टर का टेल क्या होता है, वो सबको पता है। ओके, वेक्टर का टेल और हेड क्या होता है वो अगर आपको पता है तो आपके लिए ये मेथड बहुत ही इजी हो जाएगी। जैसे कंसीडर करो मेरे पास दो वेक्टर्स है, कंसीडर करो कि ये वेक्टर ए है और कंसीडर करो कि ये वेक्टर बी है। अगर मुझे यहाँ पर दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है, फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से समझना, सबसे पहले तो आपको कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना है। कंसीडर करो कि ये ओ नाम का रेफरेंस पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी का वेक्टर एडिशन करना है। तो याद रखो कि दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन करने से हमको जो रिजल्ट मिलता है ये रिजल्ट भी वेक्टर ही होता है। इन शॉर्ट, वेक्टर ए और वेक्टर बी का वेक्टर एडिशन करने से, सिंपल एडिशन नहीं, ये एडिशन को बोला जाता है वेक्टर एडिशन। और अगर मैं दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन करता हूं तो वेक्टर एडिशन करने से मुझे यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है वो रिजल्टेंट वेक्टर कंसीडर करो कि सी है। तो कैसे ऑब्टेन किया जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपको दोनों में से कोई भी एक वेक्टर को, दोनों में से कोई भी एक वेक्टर को, सबसे पहले तो दोनों में से कोई भी एक वेक्टर को रेफरेंस पॉइंट से रिप्रेजेंट करना जरूरी है। ये वेक्टर ए मुझे मिल गया, ये मुझे वेक्टर ए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है। अगर आपको दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है तो क्या करना होगा, अब आपको वेक्टर बी को विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, without changing its magnitude in direction, you have to represent vector b, another vector, in such a way that tail of second vector must be lying on head of first vector. वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड पर कंपलसरी आना चाहिए। वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड पर आ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर भाई सी वेक्टर चाहिए
रिजल्टेंट वेक्टर ड्यू टू वेक्टर एडिशन ऑफ दिस टू, देन आपको पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। ये जो वेक्टर मिलेगा, दिस इज सेड टू बी वेक्टर सी, which is said to be vector A plus vector B. Understood or not? Yes, sir. का पता चला? तो यहाँ पर Yes, sir. हाँ अगर सर। more than, अगर आपको दो से भी ज्यादा वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है, दो से ज्यादा वेक्टर का वेक्टर एडिशन कैसे होगा? ध्यान से देखो, अगर आपको दो से ज्यादा वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है, ऐसे कंसीडर करो कि ये वेक्टर A है, कंसीडर करो कि ये वेक्टर B है, कंसीडर करो कि ये वेक्टर C है, और कंसीडर करो कि ये वेक्टर D है। अगर आपको ये चारों वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है, तो अल्टीमेटली क्या करना होगा? सबसे पहले तो एक रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट कर लो O, बाद में वेक्टर A को पहले रिप्रेजेंट किया, ये वेक्टर A बन गया विथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है? अब आपको वेक्टर B को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है जिससे वेक्टर B का टेल वेक्टर A के हेड पर आए। ये वेक्टर B मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर बनेगा, दिस वेक्टर इज कंसीडर्ड एज A plus B। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? अब मुझे A plus B के साथ C का वेक्टर एडिशन करना है। A plus B के साथ C का वेक्टर एडिशन करना है। अब क्या करता हूं मैं, पता है? A plus B के हेड पर वेक्टर C के टेल को रख देता हूं, तो ये वेक्टर C बन गया। A plus B के टेल से C के हेड को कनेक्ट करेंगे, तो इट विल बिकम वेक्टर A plus B plus C, isn't it? और बाद में अब मुझे वेक्टर, अब मुझे A plus B plus C plus D करना है। अब मैं एक काम करता हूं, D के टेल को वेक्टर A plus B plus C के हेड पर रिप्रेजेंट करता हूं। इसका मतलब ये हुआ पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर बनेगा वो A plus B plus C plus D होगा। इस तरीके से आपको दो से ज्यादा वेक्टर्स दिए हैं, आप सारे वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन कर सकते हो। ठीक है? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अभी यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। फ्रेंड्स, कंसीडर करो कि अगर मैं वेक्टर ए पहले लेता हूं और ये वेक्टर बी को उसके टेल को मैंने ए के हेड पर रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो वेक्टर बनेगा ये वेक्टर ए प्लस बी होता है, जिसको हमने सी नाम दिया था। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी मैंने किया। अब किसी स्टूडेंट की इच्छा ऐसी है कि यहाँ पर उसको बी प्लस ए करना है, तो बी प्लस ए करने के लिए क्या करना होगा? तो सर बी प्लस ए करने के लिए आपको सबसे पहले तो वेक्टर बी को अरेंज करना होगा ओ पॉइंट से। मैंने वेक्टर बी को अरेंज कर दिया। अब वेक्टर ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा कि वेक्टर बी का ए का टेल बी के हेड पर आए, क्योंकि मुझे बी प्लस ए करना है, ऑर्डर चेंज करना है, पहले बी और बाद में ए करना है। पहले बी रिप्रेजेंट किया, बाद में वेक्टर ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि जिससे वेक्टर ए का टेल बी के हेड पर आए। तो ऐसे केस में हमको जो रिजल्टेंट वेक्टर डी मिलता है वो डी वेक्टर भी कोई यही वेक्टर मिलेगा, अलग वेक्टर मिलेगा? यही मिलेगा ना? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इन केस ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर ऑर्डर आप चेंज करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब यहाँ पर क्यूमुलेटिव लॉ एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आपको जो रिजल्ट मिलता है वो सेम होता है। आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आपको जो रिजल्ट मिलता है वो सेम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ
हमने जो मेथड ऑफ ट्रायंगल सीखा ना, ये मेथड ऑफ ट्रायंगल का ही दूसरा जो फॉर्म है उसको बोला जाता है मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरे फॉर्म को क्या बोला जाता है? मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। मेथड ऑफ पैरेललोग्राम में क्या है? मेथड ऑफ पैरेललोग्राम बहुत ही यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? शॉर्टकट में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ पैरेललोग्राम बहुत ही यूजफुल है। जैसे मेरी बात समझो, अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी करूं या b प्लस ए करूं, आंसर तो सेम ही आने वाला है। ऐसे केस में मैं एक काम करता हूं, फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर एक ओ नाम का रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं। ओ नाम का रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं जिससे दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर आए। दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर आए। इसका मतलब मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर आ रहा है। यहाँ पर दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर है, इसलिए दिस एंगल इज कंसीडर्ड एज एन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पर मैं एक पैरेललोग्राम प्रिपेयर करता हूँ। मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम प्रिपेयर करता हूँ। आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने एक पैरेललोग्राम प्रिपेयर कर लिया। अब ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनेगा वो वेक्टर a प्लस बी रिप्रेजेंट करेगा। Yes, sir. हाँ, मेरा कहने का मतलब क्या है यात्रा? मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि अगर दो वेक्टर को पैरेललोग्राम की दो साइड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों वेक्टर्स के बीच में से जो डायगोनल निकलता है वो भी वेक्टर a प्लस बी ही रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली मेथड ऑफ ट्रायंगल और ये इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको वेक्टर बी बोल दूं, ये अल्टीमेटली तो वेक्टर बी ही है, ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम मेथड ऑफ ट्रायंगल से कोई स्पेशल अलग नहीं है, दोनों का मतलब तो एक ही निकलता है। खाली कहने का मतलब, कहने का रिप्रेजेंटेशन करने का स्टाइल अलग अलग है। જેમ એક્ઝામ્પલ તમને ઘણી બધી વખત આપ્યું છે, મમ્મીને મમ્મી કહેવાય, પપ્પાની વાઈફ પણ કહેવાય। હા ના તો બોલો, हाँ सर। कहेवाय ने। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब इतना है कि आप मेथड ऑफ ट्रायंगल फॉलो करो, आप मेथड ऑफ ट्रायंगल फॉलो करो या मेथड ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो करो, दोनों का अल्टीमेटली मतलब तो एक ही निकलता है। ये मेथड ऑफ ट्रायंगल था, ये मेथड ऑफ पैरेललोग्राम है। ये मेथड ऑफ ट्रायंगल था और ये मेथड ऑफ पैरेललोग्राम है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आप कोई भी मेथड फॉलो करो, अल्टीमेटली जो आंसर आता है वो तो सेम ही होता है, अल्टीमेट आंसर अलग अलग नहीं होता है। अब इसके ऊपर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है बेटा। वो डिस्कशन अभी सिर्फ 4 मिनट का टाइम बाकी बचा है, उसमें नहीं हो पाएगा। मैं आपको अलग से एक लिंक भेजता हूँ, वो करने के बाद मैं वो वाला जो भी डिस्कशन है वो करूंगा। अभी यहाँ पर मैं ये मीटिंग को स्टॉप करता हूँ, दूसरी लिंक भेजता हूँ नई, कि इतने फिर बीच में टाइम बिगड़ेगा तो मजा नहीं आएगा।